हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है दोबारा आपका एक नई क्लास में। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और पिछली क्लास में भी हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में यानी अंतःस्रावी तंत्र के बारे में जाना था। उसी को आगे प्रोसीड करते हैं और आगे बढ़ाते हैं और एक नई ऊर्जा, नई जोश और उमंग के साथ में आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। धैर्य रखिए दोस्तों। आप जस्ट 40 मिनट के बाद में आपको ये पता लगेगा कि इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही प्रोडक्टिव क्लास साबित होगी और मैं वादा करता हूँ आप सभी से कि इस क्लास से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे आपकी सीईटी हो, रीट हो और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं में जिनमें साइंस आती है। तो रटना नहीं है हमको, एकदम से बेसिक से चलेंगे और हर चीज़ का कारण जानते हुए उसकी रूट तक जाएंगे और तब देखते हैं। अभी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अपन पढ़ रहे थे। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। देखो, अंतःस्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसके अंतर्गत हम अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। दूसरे प्रकार की ग्रंथियां होती हैं बहिस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और तीसरे प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं वो उस प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो जिनमें दोनों प्रकार के सिम्टम्स पाए जाते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ओके, तीसरे प्रकार की ग्रंथियां होती हैं मिश्रित ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथियां। जैसे अग्नाशय। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती हैं या फिर वो ग्रंथियां होती हैं जो डक्टलेस होती हैं। ठीक है, डक्टलेस होती हैं यानी कि इनका सब्सटेंस जो होता है वो होता है, माय डियर फ्रेंड्स, इनका सब्सटेंस जो होता है यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उनका स्त्राव जो होता है उसको हम बोलते हैं हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों का स्त्रावन करती हैं और बहिस्रावी ग्रंथियों का जो स्त्राव होता है उसको हम एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम या फिर सीबम, दुग्ध, अश्रु, ये जैसे दुग्ध, पसीना आदि। देखो, जो पाचन ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, वो ग्रंथियां किसके अंतर्गत आती हैं? बहिस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत आती हैं। और जैसे पीयूष ग्रंथि हो गई, एड्रिनल ग्रंथि हो गई और ये सब जो ग्रंथियां हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत आती हैं। थायराइड ग्रंथि हो गई, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। एग्जाम्पल है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि,
ग्रंथि आदि। ठीक है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जितनी भी पाचक ग्रंथियां जो होती हैं, पाचक ग्रंथियां जो होती हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरण होती हैं। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां ये भी किस प्रकार की ग्रंथियों के उदाहरण होते हैं मित्रों? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के। और मिश्रित ग्रंथि के अंतर जैसे अग्नाशय। ठीक है। पैसेंस रखो, सब कुछ आपको सरप्लस कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा, कुछ हटके मार्केट से एकदम से बढ़िया, हर चीज को गहराई तक बताया जाएगा। तो कीप पेशेंस एंड लिसन टू मी केयरफुली। ओके। अभी आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे तो हम पाते हैं कि देखो, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर ग्रंथि या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें जो ग्रंथियां जो होती हैं, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां और तंत्रिका कोशिकाएं या तंत्रिका न्यूरॉन्स, ये समन्वित रूप से कार्य करते हैं, यानी एक दूसरे के कार्य में योगदान करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां और न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र साथ साथ कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र जिसको हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से करते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम समन्वित रूप से कार्य करते हैं। समन्वित रूप से कार्य करते हैं। अब देखिए, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस जो है हाइपोथैलेमस किसका कंट्रोल करती है? पीयूष ग्रंथि का। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है या कंट्रोल करती है, और पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को, अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है? कंट्रोल, नियंत्रण। देखिए, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है और पीयूष ग्रंथि
नियंत्रण करती है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है और पीयूष ग्रंथि अपने बॉडी की और जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करती है। तो पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं हम मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या हेड मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हेड मास्टर ग्रंथि। ओके डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से नियंत्रण रहता है कि पीयूष ग्रंथि जितनी भी शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जैसे गोनेड्स की हो गई और टीएसएच हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, पैराथायराइड ग्रंथि हो गई, ठीक है। जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उन सभी ग्रंथियों को कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को चूंकि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या हेड मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अब देखिए कैसे कंट्रोल करती है उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। देखो ये है अपना हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस और ये है हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन में पाई जाती है, अग्र मस्तिष्क का भाग होती है हाइपोथैलेमस। और अग्र मस्तिष्क में भी अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस किसका भाग होती है? तो डियर फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन। मैंने आपको बताया था कि जो फोर ब्रेन होता है उसको फर्दर दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है टेलेंसेफ्लॉन एंड अदर इज डायनसेफ्लॉन। और उसमें डायनसेफ्लॉन के तीन पार्ट बताए थे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड थर्ड वाज एपिथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस अग्र पीयूष ग्रंथि का भाग होती है और हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। चलो इसको डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लें क्या? बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम को। और ठीक है, तो यह हो गया अपना हाइपोथैलेमस। अब इस हाइपोथैलेमस जो है वो जुड़ा हुआ रहता है किससे? पीयूष ग्रंथि से। और ये है अपने नीचे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि और इस पीयूष ग्रंथि की ये दो पालियां हैं, इसको बोलते हैं हम अग्रपाली। क्या डियर फ्रेंड्स? अग्रपाली। इसको बोला जाता है पश्चपाली। पश्चपाली, पश्चपाली बोल दो या फिर बोल दो न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपो फाइसिस और अग्रपाली को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। ये पीयूष ग्रंथि है पूरी, ये पीयूष ग्रंथि जुड़ी हुई है हाइपोथैलेमस से। ओके, ये है हाइपोथैलेमस और ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली पश्चपाली। अब देखिए पीयूष ग्रंथि को ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को
पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करती है, तो अग्रपाली का नियंत्रण जो है वो पीयूष ग्रंथि करती है निवाहिका तंत्र के द्वारा। ये होता है एक निवाहिका तंत्र, जिसे बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस है, कुछ हार्मोन्स का निर्माण करेगा। देखो ये हाइपोथैलेमस में कुछ हार्मोन्स का निर्माण हुआ और इसको हम बोलते हैं निवाहिका तंत्र। निवाहिका तंत्र, निवाहिका तंत्र या फिर बोल दो पोर्टल सिस्टम। तो अब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है, अग्रपाली को भी करती है और पश्चपाली को भी कंट्रोल करती है। तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली को किस प्रकार से कंट्रोल करती है कि हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स होंगे, उनमें बनेंगे क्या, हार्मोन्स, और ये उन हार्मोन्स को निवाहिका तंत्र के माध्यम से, निवाहिका तंत्र के माध्यम से यहाँ पर इसकी अग्रपाली तक पहुंचा देगी। ठीक है, और फिर अग्रपाली से इनका स्त्रावन हो जाएगा। ठीक है, कहाँ होगा, ब्लड में या रक्त में। ठीक है, डिटेल पढ़ेंगे अभी आगे वाली स्लाइड में, हम इसकी डिटेल जानेंगे कि ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में कुछ हार्मोन्स बने, HORMON हार्मोन्स। ये हार्मोन्स निवाहिका तंत्र के द्वारा अग्रपाली तक, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली तक पहुंचेंगे और पीयूष ग्रंथि से उसके बाद में ये रिलीज हो जाएंगे। और जिस भी जोन सा हार्मोन होगा, जो उसका जो डेस्टिनेशन होगा, उसी जो ऑर्गन्स है उस तक ये जो है पहुंच जाएंगे। अब ये तो हो गई हाइपोथैलेमस का कंट्रोल, अग्रपाली को किस प्रकार से हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है इसके बारे में हमने जाना। अभी हम जानेंगे कि ये हाइपोथैलेमस जो है ये पश्चपाली का कंट्रोल कैसे करती है। तो इसमें देखो, इसमें भरे होते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, इसके अंदर है न्यूरॉन्स। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसमें न्यूरॉन्स भरे हुए होते हैं हाइपोथैलेमस में, और ये न्यूरॉन के एक्सोन काफ़ी लंबाई तक जाते हैं। अगर आपको पता हो तो हमारे ब्रेन में उपस्थित जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके एक्सोन हाथ पैरों तक, हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो काफ़ी लंबाई तक होते हैं, हमारे हाथ पैरों तक भी फैले हुए रहते हैं। तो ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ये न्यूरॉन है, यानी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, और ये तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सोन इतने लंबे होते हैं कि ये पश्चपाली तक भी पहुंच जाते हैं। ओके, तो अभी क्या होगा कि इनमें हार्मोन्स बनेंगे और ये हार्मोन्स डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाएंगे, पश्चपाली में। किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस ने बिना पोर्टल सिस्टम के डायरेक्टली न्यूरॉन्स के द्वारा कंट्रोल करती है किसको, पश्चपाली को। तो पश्चपाली को कंट्रोल किस प्रकार से किया जाता है, डायरेक्ट न्यूरॉन के द्वारा, और ये न्यूरॉन्स किसके हैं, हाइपोथैलेमस के। तो हाइपोथैलेमस पश्चपाली को, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली को डायरेक्टली कंट्रोल करती है। कैसे,
क्योंकि हाइपोथैलेमस में जो भी ये न्यूरॉन्स हैं इनमें हार्मोन्स बने और ये हार्मोन इनके द्वारा, ये देखो, ये इनके द्वारा आ जाएंगे नीचे तक, यानी पश्चपाली तक, और पश्चपाली से इनका स्त्रावन हो जाएगा। जबकि अग्रपाली में क्या हो रहा था, डायरेक्ट न्यूरॉन्स ना हो करके, डायरेक्ट न्यूरॉन कंट्रोल ना करके पोर्टल सिस्टम के द्वारा जो हार्मोन्स थे उनको अग्रपाली तक पहुंचाया जा रहा था। किसके द्वारा, नवाहिका तंत्र के द्वारा। तो अग्रपाली का कंट्रोल हाइपोथैलेमस के द्वारा कैसे किया जाता है, पोर्टल सिस्टम के द्वारा, और पश्चपाली का कंट्रोल किया जाता है डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इस प्रकार से। तो हाइपोथैलेमस पश्चपाली का न्यूरोहाइपोफाइसिस का कंट्रोल सीधे प्रत्यक्ष रूप से करती है, और अग्रपाली का जो कंट्रोल है वो एक तंत्र के द्वारा करती है, और उस तंत्र को कहा जाता है निवाहिका तंत्र या पोर्टल सिस्टम। अभी फर्दर हम देखते हैं कि यह है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसमें आएगा, आपके पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है, अग्रपाली को। ठीक है, अब कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब होता है कि उत्तेजित भी कर रहा है और संदमन भी करेगा। भाई कंट्रोल का मतलब यही है कि ये हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि की, पीयूष ग्रंथि, ये है अपनी पीयूष ग्रंथि जैसे, और पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली ज्यादातर हार्मोन्स जो होते हैं वो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली के पार्श्व डिस्टेलिस भाग से रिलीज होते हैं। पार्श्व डिस्टेलिस, पार्श्व डिस्टेलिस। देखो, अग्रपाली को भी आगे दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है पार्श्व डिस्टेलिस और पार्श्व इंटरमीडिया। पार्श्व डिस्टेलिस जो होती है उससे 6 हार्मोन्स निकलते हैं, और पार्श्व इंटरमीडिया उससे केवल एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एमएसएच, जिसे बोलते हैं मेलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, अभी हम टॉपिक पर आते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस वो कंट्रोल करता है किसको, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली को। किसके द्वारा कंट्रोल करता है, निवाहिका तंत्र के द्वारा, निवाहिका तंत्र के द्वारा। ये निवाहिका तंत्र है और उसके द्वारा हाइपोथैलेमस अग्रपाली को नियंत्रित करेगा। अब नियंत्रित करने का मतलब है कि ये उसको उत्तेजित भी करेगा और संदमित भी करेगा। कौन, हाइपोथैलेमस, क्योंकि अग्रपाली का यानी पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल किसके हाथ में है, हाइपोथैलेमस के। तो हाइपोथैलेमस कभी उसको उत्तेजित भी कर सकता है और उसको संदमित भी कर सकता है। ठीक है, और जब हाइपोथैलेमस अग्रपाली से कोई हार्मोन निकलवाना चाहेगा तो ये रिलीज करेगा आरएच। आरएच, आरएच का मतलब होता है रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन या स्रावी हार्मोन, स्रावी हार्मोन। जब भी हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन छोड़ेगा, इसका मतलब वो प्रेरित कर रहा है अग्रपाली को कोई हार्मोन निकलवाने के लिए। और जैसे ही ये इनिबिटर हार्मोन छोड़ेगा, कौन, हाइपोथैलेमस,
तब ये क्या करेगा, रोकेगा या कंट्रोल करेगा किसी हार्मोन्स को जो अग्रपाली से निकल रहा होगा। इसको बोलते हैं, ये करता है संदमित, इसको बोलते हैं यह है संदमित। संदमित भी कर सकता है और उत्तेजित भी कर सकता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, प्लस का मतलब उत्तेजित कर रहा है और नेगेटिव साइन का मतलब है संदमित कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला जिसका नाम है, जैसे अग्रपाली है, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से हमको टीएसएच हार्मोन निकलवाना है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अग्रपाली से जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच से निकलेगा, उससे पहले हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस सबसे पहले अगर रिलीजिंग हार्मोन छोड़ेगा तभी जाकर के ये टीएसएच निकलेगा। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस टीएसएच आरएच हार्मोन निकालेगा, टीएसएच आरएच हार्मोन निकालेगा, तब जाकर के अग्रपाली से टीएसएच हार्मोन निकलेगा। अगर हम मुझे प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलवाना है, जैसे बॉडी में अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन की जरूरत है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है कि लैक्टेशन के दौरान जैसे ही जो शिशु होता है वो माँ का स्तनपान करता है, तो उसके दौरान जो दुग्ध का जो प्रोडक्शन होता है या दुग्ध उत्पादन को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन अग्रपाली से स्रावित होगा, लेकिन वो तब होगा जब सबसे पहले हाइपोथैलेमस उसका रिलीजिंग हार्मोन स्रावित करेगा, और ये रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से कहां पर जाएगा, अग्रपाली तक। जब तक हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन स्रावित नहीं करता तब तक अग्रपाली से कोई हार्मोन स्रावित नहीं होगा। अगर वो रिलीजिंग हार्मोन स्रावित करेगा यानी कि कोई हार्मोन रिलीज होगा, और अगर उसने हाइपोथैलेमस ने इनहिबिटर हार्मोन को निकाल दिया, इसका मतलब है वो संदमित कर रहा है, कोई किसी हार्मोन के स्रावन को रोक रहा है। देखो नेगेटिव साइन का मतलब है संदमित करना या रोकना। जैसे मुझे प्रोलैक्टिन हार्मोन निकल स्रावित करना है, बॉडी में जरूरत पड़ गई प्रोलैक्टिन हार्मोन की, प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन निकालने के लिए हाइपोथैलेमस निकालेगा प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन आरएच। ठीक है, और देखो आगे, जैसे यह है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, अग्रपाली को। अग्रपाली किसका भाग है, अग्रपाली क्या है, अग्रपाली पीयूष ग्रंथि का भाग है, और अग्रपाली के पार्स डिस्टेलिस पार्स डिस्टेलिस से 6 हार्मोन्स निकलते हैं, 6 हार्मोन निकलते हैं, और पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन निकलता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस अग्रपाली को कंट्रोल कर रहा है। अब कंट्रोल कैसे करेगा कि अग्रपाली से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जैसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं अग्रपाली से, एक तो हो गया ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, दूसरा हो गया टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक हो गया प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन, और हो गया एसीटीएच यानी एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि अधिवृक्क ग्रंथि से कोर्टिकोड ग्लूकोकोर्टिकोड हार्मोन के स्त्रावन को प्रेरित करता है, एसीटीएच हो गया। और हो गए गोनेड्स के हार्मोन हो गए, गोनेड्स पे जो हार्मोन्स काम करते हैं, बताइए कौन कौन से होते हैं, एलएच और एफएसएच, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच हार्मोन, ये गोनेड्स पर कार्य करते हैं। इस कारण इन दोनों हार्मोन्स को बोलते हैं हम गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिक, गोनेडोट्रोपिन
गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ट्रोपिक हार्मोन्स। इतनी गहराई से दोस्तों कोई नहीं समझाएगा, ये वादा है मेरा आपसे। ठीक है, पेशेंस बनाए रखिए और आराम से हम हर चीज की एक एक कॉन्सेप्ट को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे, उसका कारण जानेंगे ताकि हमारा जो बेस है वो मजबूत हो सबसे पहले। ठीक है, तो अग्रपाली से एफएसएच, एलएच, ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एसीटीएच यानी एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आदि हार्मोन स्रावित होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे चाहिए जीएनआरएच, मेरे को स्रावित करना है अग्रपाली से जीएनआरएच, इन्हीं को बोलते हैं जीएनआरएच। कौन से होते हैं? जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये कौन कौन से होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? देखो ये होते हैं, एक तो होता है एलएच, एक तो होता है एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एक होता है एफएसएच, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी पोटक प्रेरक हार्मोन। ठीक है, अब मुझे अग्रपाली से पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से जीएनआरएच हार्मोन स्रावित करना है, तो बताइए कैसे होगा? सबसे पहले हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल करता है। तो अगर हाइपोथैलेमस सबसे पहले निकालेगा जीएनआरएच रिलीजिंग हार्मोन, जब तक इसका रिलीजिंग हार्मोन स्त्रावित नहीं होगा तब तक पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से एलएच और एफएसएच का स्त्रावन भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे टीएसएच हार्मोन स्रावित करना है, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से जब टीएसएच हार्मोन स्त्रावित होता है, टीएसएच, तो सबसे पहले टीएसएच किसके द्वारा होता है? सबसे पहले हाइपोथैलेमस के द्वारा टीएसएच आरएच का स्त्रावन होगा। हाइपोथैलेमस के द्वारा ये हार्मोन कहाँ जाएगा? पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली तक, और पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से ये जाएगा थायराइड ग्रंथि पर कार्य करता है, तो ये जाएगा थायराइड ग्रंथि तक, और थायराइड ग्रंथि से ये हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण को प्रेरित करेगा। किसको? थायरोक्सिन को। ये होती है क्रियाविधि थायरोक्सिन को। समझे क्या? थायराइड ग्रंथि ये नवाहिका तंत्र, निवाहिका तंत्र। ठीक है, तो निवाहिका तंत्र के द्वारा हाइपोथैलेमस अग्रपाली एडिनो हाइपोफाइसिस का कंट्रोल करता है। जैसे ही अग्रपाली से कोई भी हार्मोन रिलीज होता है सबसे पहले हाइपोथैलेमस के द्वारा उस हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होता है, रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होता है। और इधर होता है इनहिबिटर हार्मोन। क्या डियर फ्रेंड्स? इनहिबिटर हार्मोन जो कि संदमित करता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन है तो उसको संदमित करने वाला एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं सोमेटोस्टेटिन। देखिए सोमेटोस्टेटिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो अग्नाशय के द्वारा भी स्रावित होता है एक सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, और एक सोमेटोस्टेटिन हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा भी स्रावित होता है। लेकिन ठीक है, ये क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन का एंटी हार्मोन होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जीएच हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन का एंटी हार्मोन कौन सा है? तो वो होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। वो दूसरा है जिसको हम आगे
स्टडी करेंगे उसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि का एक हार्मोन होता है, जिसे कहते हैं सोमेटोस्टेटिन, जो कि गामा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित किया जाता है और वो क्या करता है, जठर रस के स्त्राव को संदमित करता है। तो सोमेटोस्टेटिन भी दो होते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हैव यू गॉट इट द पॉइंट। आगे फर्दर हम स्टडी करेंगे। देखिए अग्रपाली को भी दो भागों में, अग्रपाली के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्स डिस्टेलिस और एक होता है पार्स इंटरमीडिया। तो अग्र ज्यादातर हार्मोन्स जो होते हैं वो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्त्रावित किए जाते हैं। जैसे लगभग 6 हार्मोन ऐसे होते हैं, 6 हार्मोन। पार्स डिस्टेलिस, पीयूष ग्रंथि, ये हो गई अपनी पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली यानी एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्स डिस्टेलिस भाग से, कौन सा भाग डियर फ्रेंड्स, पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे जीएच हो गया, टीएसएच हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, एसीटीएच हो गया, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच हार्मोन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हार्मोन जो होते हैं वो पार्स डिस्टेलिस, ये किसका भाग है माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस यानी कि अग्रपीयूष ग्रंथि। और एक भाग होता है, पहला होता है पार्स डिस्टेलिस और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। इससे एक ही हार्मोन स्त्रावित होता है जिसे बोलते हैं एमएसएच, एमएसएच या मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, प्रेरक हार्मोन। ठीक है, ये है पार्स डिस्टेलिस से 6 हार्मोन, 6 हार्मोन कौन कौन से हो गए माय डियर फ्रेंड्स, जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एसीटीएच यानी एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो गोनेड्स पर कार्य करते हैं, इनको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन हिंदी में भी यही नाम है, जनद हार्मोन भी बोल सकते हैं, जनद पर कार्य करते हैं ये जनद हार्मोन, जो अपने लैंगिक अंग हैं उनके विकास के लिए, जनद हार्मोन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे हम एक एक ग्रंथि का आगे हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम पीयूष ग्रंथि। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। बताओ पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, अपने मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है पीयूष ग्रंथि का हाइपोथैलेमस के द्वारा। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं,
मास्टर ग्रंथि। अगर पेनियल ग्रंथि से जस्ट बड़ी ग्रंथि होती है ये, अगर पेनियल ग्रंथि ऑप्शन में नहीं होता है और क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो क्या उत्तर दोगे आप लोग? पीयूष ग्रंथि। वैसे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पेनियल होती है, उसके बाद में पीयूष ग्रंथि होती है। और पिछले सेशन में बताया था कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो होती है थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? अपने मस्तिष्क में स्थित होती है। मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में भी क्या होता है, एक स्फीनॉइड हड्डी होती है अपने, स्फीनॉइड बोन बोन स्फीनॉइड बोन स्फीनॉइड, और गलतियाँ बहुत होती हैं। स्फीनॉइड हड्डी होती है, उसमें एक कैविटी रहती है, उसको कहते हैं हम शैला टर्शिका। शैला टर्शिका। तो मस्तिष्क के स्फीनोइड हड्डी में एक शैला टर्शिका गुहा होती है, उस शैला टर्शिका गुहा में ये स्थित होती है। ये देखो, ये हो गई अपनी स्फीनोइड बोन स्फीनोइड बोन स्फीनोइड हड्डी हो गई ये, और इस हड्डी में स्थित होती है ये पीयूष ग्रंथि। इसकी उत्पत्ति 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 एक्टोडर्मल, मतलब एक्टोडर्म से होती है, एक्टोडर्म से होती है इसकी उत्पत्ति। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और इसका जो नियंत्रण होता है किसके द्वारा किया जाता है? पीयूष ग्रंथि का नियमन, पीयूष ग्रंथि का नियमन किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड तो बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। इसी को हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। ठीक है। इसकी दो पालियां होती हैं, वो हमने पढ़ा था। एक होती है अग्रपाली, एक होती है पश्चपाली। अग्रपाली या एडिनो हाइपोफाइसिस, ये हो गई देखो अग्रपाली, ये हो गई पश्चपाली। तो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली को एडिनो हाइपोफाइसिस, पश्चपाली यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस। अग्रपाली का कंट्रोल किसके द्वारा होता है? तो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा नवाहिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा डियर फ्रेंड्स? नवाहिका तंत्र या पोर्टल सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ये पश्चपाली है, तो हाइपोथैलेमस पश्चपाली का कंट्रोल किसके द्वारा करता है? तो ये डायरेक्टली न्यूरॉन्स के द्वारा करता है। ठीक है। और अग्रपाली में भी हमने पढ़ा कि अग्रपाली में भी एक होता है पार्स डिस्टेलिस, एक होता है पार्स इंटरमीडिया, ये अग्रपाली के भाग होते हैं। ठीक है। तो अग्रपाली के भाग से जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं वो लगभग 6 हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो अग्रपाली के पार्स डिस्टेलिस भाग से सीक्रेट किए जाते हैं, जिनमें ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सभी 6 हार्मोन पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली के पार्स डिस्टेलिस भाग से सीक्रेट किए जाते हैं। जबकि दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया। क्या होता है? पार्स इंटरमीडिया। और इस पार्स इंटरमीडिया के द्वारा, पार्स इंटरमीडिया इंटरमीडिया इसके द्वारा
एक ही हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है, वो होता है MSH, जिसे हम बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि ये मेलेनोसाइट कोशिकाओं का स्त्रावन करता है, जिसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। ओके, तो पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति कैसे हुई है? एक्टोडर्मल। पीयूष ग्रंथि का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। यह कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क की स्पिनोड हड्डी की शेला टर्शिका गुहा में। स्पिनोड हड्डी की शेला टर्शिका गुहा में स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, ये हार्मोन नहीं होता, हार्मोन ही होता है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग होती है HORMON। हम इसको जनरली हार्मोन हार्मोन बोलते हैं, तो ये हार्मोन नहीं होता, ये हार्मोन ही होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अपन जानते नहीं हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है और हम साधारण बोलचाल में अलग कहते हैं। जैसे डेंगू है, तो डेंगू को डेंगू नहीं बोलते, डेंगी बोलते हैं, DENGUE, डेंगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो देखियो, पार्स डिस्टेलिस से स्रावित होने वाले हार्मोन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन, GH। इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन, अब ये वृद्धि हार्मोन किस क्या करते हैं? जैसे हाथ पैरों की वृद्धि, शरीर में जितने भी जो है वृद्धि को कंट्रोल करते हैं, अपने बोन में जो भी वृद्धि हो रही है, या फिर मसल्स ग्रोथ, तो ये वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। वृद्धि को प्रेरित करते हैं, वृद्धि को प्रेरित करता है ग्रोथ हार्मोन। वृद्धि को प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। और ये स्रावित होगा कब होगा? अब जैसे ये ग्रोथ हार्मोन है, तो ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली यानी एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। लेकिन इससे पहले हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा माय डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले होगा GHRH, GHRH का स्त्रावन होगा। उसके बाद में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, पार्स डिस्टेलिस से स्रावित होता है ये, पार्स डिस्टेलिस से। पार्स डिस्टेलिस से स्रावित होता है पार्स डिस्टेलिस के द्वारा स्रावित किया जाता है। अभी हम पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन। देखो, ये है ग्रोथ हार्मोन। तो इसका जो स्त्रावन होगा वो रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका कंट्रोल करेगा। तो जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाना होगा तो हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? रिलीजिंग हार्मोन। और जब कंट्रोल करवाना होगा तो ये संदमित करवाना होगा, तो इनिबिटर हार्मोन जो होगा उसको स्रावित करेगा कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है,
इसका मतलब पीयूष ग्रंथि का जो भी पार्ट है, पीयूष ग्रंथि का कंप्लीट कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में रहता है? हाइपोथैलेमस के हाथ में। इसीलिए हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो आरएच हार्मोन जब स्रावित होगा तो समझ लीजिए, जब भी आरएच हार्मोन लिखा आ जाए तो आपको समझ लेना है कि यह हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट हो रहा है। और जब भी इनहिबिटर हार्मोन स्रावित होगा तो आपको समझ लेना है कि ये इनहिबिट करेगा, यानी कि हार्मोन की जो सीक्रेशन है उसको रोकेगा, दबाएगा। जैसे अब इसका एंटी हार्मोन कौन सा होता है? इसका एंटी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का एंटी हार्मोन, इसका एंटी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का एंटी हार्मोन कौन सा होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन ये उल्टा काम करता है। सोमेटोस्टेटिन जो होता है, सोमेटोस्टेटिन ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो भी है ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं उनके विपरीत काम करता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करेंगे? हाथ पैरों की वृद्धि, मसल्स की वृद्धि या फिर बोन की लेंथ को बढ़ाएंगे, तो ये क्या वृद्धि को प्रेरित करता है। और जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो होगा हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित किया जाता है, ये भी क्या करेगा? वृद्धि को रोकेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन पढ़ रहे हैं अपन। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगी तो बताइए कौन सा रोग होगा? बौनापन, ड्वार्फिज्म। कमी से ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ रुक जाएगी भाई। जैसे ही ग्रोथ हार्मोन की कमी आ गई बॉडी में तो क्या होगा? ग्रोथ पर गलत इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि बोनापन या ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म होगा। और अगर इसकी अधिकता हो गई, ग्रोथ हार्मोन की अगर अधिकता हो गई तो ये हार्मोनों का यही तो बात है, इनकी अगर कमी हो गई तो भी ये शरीर में बीमारी उत्पन्न करेंगे। और अगर ये हार्मोन्स जो हैं इनकी अधिकता हो गई तब भी ये शरीर के लिए डेंजर होते हैं, हार्मफुल होते हैं। अब देखो अधिकता हो गई तो अगर बचपन से अगर इसकी अधिकता हो गई तो एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसे कहते हैं हम जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म। ठीक है, विशालकाय हो जाती है बॉडी इसमें। ये बचपन से ही ऐसे बहुत एक साथ लंबाई में वृद्धि हो जाती है, मतलब जो है सामान्य मनुष्य बच्चा लगता ही नहीं है। हथेली में दरारें हो जाना, मुंह चपटा हो जाना, ये सब जो है इसमें होता है जब बचपन में, बचपन से ही, बचपन से वृद्धि। और अगर दूसरा केस होता है कि प्यूबर्टी आने के बाद में, यानी प्यूबर्टी के बाद में अगर अधिकता हो गई, ये होती है बचपन में, चाइल्डहुड में। और ये होता है प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी, किशोर अवस्था। प्यूबर्टी आने के बाद में अगर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो गई है तो तब जाकर के एक रोग उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं एक्रोमेगैली। ये बीमारी होती है। जैसे खली में, खली है ना रेसलर, WWE का रेसलर, उसके यही बारी बीमारी है। ठीक है, एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली। लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एकदम से हाथ पैरों का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर देखिए ग्रोथ हार्मोन की अधिकता है तो उससे अगर बचपन से ही अधिक है तब जा करके जो बीमारी उत्पन्न होगी, जो रोग उत्पन्न होगा उसे हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। और अगर प्यूबर्टी या किशोर अवस्था, किशोर अवस्था आने के बाद में अगर ग्रोथ हार्मोन एक संग बढ़ जाते हैं, किशोर अवस्था में ही, किशोर अवस्था आने के बाद में अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाते हैं तब कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है?
एक्रोमेगैली। ठीक है, आगे नेक्स्ट हार्मोन हम पढ़ते हैं TSH। ओके, तो अगला हार्मोन जो हमारा आता है TSH, इसे हम बोलते हैं थायराइड 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 स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग मुलेटिंग हार्मोन। बताइए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पार्स डिस्टेलिस से, पार्स डिस्टेलिस से। किसका भाग है पार्स डिस्टेलिस? अग्रपाली का। ठीक है, तो अग्रपाली के पार्स डिस्टेलिस से, ठीक है, कब होगा? पहले TSH का RH कौन रिलीज करेगा बताइए? TSH रिलीजिंग हार्मोन कौन करेगा? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ने TSH RH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया। रिलीज करके कहाँ पहुंचाया? पार्स डिस्टेलिस तक, यानी कि पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली तक पहुंचाया। तब जाकर के अग्रपाली से कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ? TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो TSH RH हाइपोथैलेमस के द्वारा अग्रपाली तक पहुंचेगा और अग्रपाली से TSH हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, TSH RH होगा पहले रिलीज हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से जैसे ही TSH RH रिलीज होगा तब ये पहुंचेगा पीयूष ग्रंथि की एडिनोहाइपोफाइसिस तक, और पीयूष ग्रंथि की एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्स डिस्टेलिस नामक भाग से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीज होगा। और जैसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ तब ये ब्लड में मिल करके कहाँ जाएगा? इसके टारगेट ऑर्गन तक। और TSH जो होता है इसका टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है? थायराइड ग्रंथि। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। और ये क्या करेगा फिर थायराइड ग्रंथि पर जाकर के? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करेगा, क्योंकि थायराइड ग्रंथि क्या करती है? थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावन। बताओ किसके द्वारा होगा ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावन? TSH के द्वारा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करेगा? थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावन का कार्य करेगा। ठीक है, TSH RH से TSH हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन के स्त्रावन को प्रेरित करेगा। हैव यू गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए, आराम से मजे के साथ में एक एक टॉपिक को पूरे धैर्य के साथ में समझो। मेरा वादा है आपसे कि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन जनरल साइंस का बाहर नहीं आएगा। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी का अपन कंप्लीट करेंगे, जिसमें ग्रंथि चल रही हैं। उसके बाद में नर्वस सिस्टम को देखेंगे। उसके बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर कोई और चैप्टर ले लेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे जो है धैर्य के साथ में आराम से पढ़ते चलिए आप। तो ठीक है, तो पार्स डिस्टेलिस से थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित हुआ। थायरोक्सिन हार्मोन का अगर आगे हम कार्य अगर पढ़ते हैं तो थायरोक्सिन हार्मोन वर्क्स फॉर द कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में थायरोक्सिन हार्मोन का बड़ा ही योगदान होता है। जैसे ही मेटाबॉलिज्म खराब हुआ तुरंत ही हाइपोथैलेमस क्या करेगा? माइंड का मैसेज भेजेगा किसके लिए? रिलीजिंग हार्मोन स्रावित करेगा TSH RH। वो TSH RH कहाँ जाएगा? पीयूष ग्रंथि तक। पीयूष ग्रंथि को मैसेज प्राप्त होगा, अच्छा हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन स्रावित किया है, तो मुझे क्या करना है? मुझे अब तुरंत ही TSH स्रावित करना है, क्योंकि रिलीजिंग हार्मोन स्रावित हो चुका है। तब TSH हार्मोन अग्रपाली पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से सीक्रेट हो जाएगा। और जैसे ही TSH हार्मोन पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली या एडिनो हाइपोफाइसिस से सीक्रेट हुआ तुरंत ही ब्लड में मिलकर के खा जाएगा थायराइड ग्रंथि तक, क्योंकि इसको पहुंचना तो थायराइड ग्रंथि तक ही है ना।
तो कैसे जाएगा बताओ, डक्ट के साथ में जाएगा या ब्लड में या फिर ब्लड के साथ जाएगा। तो आपको पता ही है कि TSH यानी थायराइड ग्रंथि जो होती है वो क्या होती है, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, ये दोनों ही अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो डक्टलेस होती हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो अपना जो स्त्राव होता है उसको बिना नलिका से डायरेक्ट ब्लड में ड्रॉप करती हैं, ठीक है, और वो बायोकेमिकल मैसेंजर के रूप में कार्य करती हैं। यही तो हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी। अरे यस और नो, ठीक है। तो ब्लड में मिलेगा और ब्लड में मिलकर के कहाँ जाएगा, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड में मिल, ब्लड के साथ में मिलेगा और ब्लड में मिलकर के कहाँ जाएगा, थायराइड ग्रंथि तक। तब जाके थायराइड ग्रंथि जागेगी और उसको पता चलेगा अच्छा शायद मुझे लग रहा है बॉडी में मेटाबॉलिज्म की कमी हुई है, थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट कर देती हूँ। तब जाकर के थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावित कर देगी और जैसे ही थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हुआ बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके मोटिवेशन के लिए दो पंक्तियां सुना देता हूं मैं कि घर से जब हम निकले दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झोंपड़पट्टी एक तरफ शमशान थे, पैरों के नीचे हड्डी आई उसके भी ये बयान थे, ये चलने वाले जरा संभल कर चल हम भी कभी इंसान थे। ठीक है, आ जाओ अपने टॉपिक पर आते हैं। अब TSH हो गया, ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावन हो गया। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक। ओके, तो 6 हार्मोन्स बताए थे। जो पार्स डिस्टेलिस नामक जो पार्ट होता है एडिनो हाइपोफाइसिस का, उससे सीक्रेट होते हैं। उसके बाद में ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, LH हार्मोन, FSH हार्मोन, ACTH हार्मोन आदि हार्मोन होते हैं। अभी चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ACTH, यानी कि तीसरा नंबर का जो है अपन पढ़ते हैं ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये देखो, ये अपनी जो किडनी होती है ना दोनों, इन किडनी के ऊपर ये इस तरह से ग्रंथि होती है जिसे हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड। तो सबसे पहले क्या होगा, अब ये कहाँ से स्त्रावित होगा, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से। अरे सही है क्या, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से इसका सीक्रेशन होगा। ठीक है, और अग्रपाली के भी पार्स डिस्टेलिस से, ठीक है, और पार्स डिस्टेलिस से स्त्रावित होगा और कहाँ पहुंचेगा, ये वृक्क है, किडनी है, और किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड है इनको बोलते हैं हम अधिवृक्क ग्रंथि। तो अधिवृक्क ग्रंथि के एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से यानी बलकुट भाग से, बलकुट या कॉर्टेक्स से क्या सीक्रेशन होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ब्लड में मिलकर के कहाँ पहुंचेगा, किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है वहां तक पहुंचेगा और वहां पर एड्रिनल ग्लैंड तक पहुंचने के बाद में उससे क्या सीक्रेट करवाएगा, उसके कॉर्टेक्स भाग से। कॉर्टेक्स मतलब बाह्य भाग जो होता है, आउटर पार्ट ऑफ एनी ग्लैंड और एनीथिंग एल्स विच इज ऑर्गन्स is called cortex and middle part generally called medulla and outer part is called bulkut या cortex। ठीक है, तो ये जो है किडनी है, इसके ऊपर ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि को अपन क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड।
और इस एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से ग्लूकोकोर्टिकॉइड के स्त्रावन को प्रेरित करता है। कौन करता है? कौन? ACTH, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। अब बताओ कहां से स्रावित हुआ ये? अग्रपाली से। किसकी अग्रपाली से? पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से। किसके कहने पर स्रावित हुआ माय डियर फ्रेंड्स? हाइपोथैलेमस से। इसको निकालने से पहले कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ होगा? ACTH RH, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। इसकी नकेल जो है ना पीयूष ग्रंथि की पूरी की पूरी किसके हाथ में है? इसका पूरा कंट्रोल हाइपोथैलेमस। तो आपको पता होगा ACTH निकलेगा, उससे पहले रिलीजिंग हार्मोन इसका स्रावित होगा। जैसे ही रिलीजिंग हार्मोन निकाला तो वो पीयूष ग्रंथि तक पहुंचेगा, हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि तक, तब जा करके जो है आगे का अपना प्रोसेस होगा। ठीक है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद में फर्दर प्रोलैक्टिन हार्मोन की हम बात करते हैं। प्रोलैक्टिन। अब देखो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये क्या करता है कि लैक्टेशन जो होता है उस समय दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है, मिल्क प्रोडक्शन। यह दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि को ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस या अग्रपाली से इसका सीक्रेशन होगा। ठीक है, और कार्य क्या है? लैक्टेशन या दुग्ध निर्माण को प्रेरित करना। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसका वर्क है लैक्टेशन में मिल्क प्रोडक्शन करना, मिल्क प्रोडक्शन करना। ठीक है, ये करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। लैक्टेशन यानी शिशु का जब स्तनपान करता है तो वो होता है लैक्टेशन। तो दुग्ध निर्माण अपन बोल सकते हैं, दुग्ध निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित होता है। लैक्टेशन के समय क्या करता है? ये दुग्ध निर्माण का प्रेरण करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हार्मोन पढ़ेंगे। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहले गोनेड्स हार्मोन पढ़ते हैं। सबसे पहले LH पढ़ लेते हैं। ठीक है, LH और FSH, इसको हम साथ साथ अध्ययन करेंगे इस चीज का। LH मीन्स होता है फॉलिकल, LH मीन्स होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH मीन्स होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये दोनों ही गोनेड्स हार्मोन होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बताओ अभी हम ये दोनों हैं, इनको बोला जाता है GnRH। GnRH यानी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेड्स पे कार्य करते हैं ये। अब इनके हम वर्ग पढ़ते हैं। तो LH जो है वो महिलाओं में क्या कार्य करता है?
महिलाओं में LH हार्मोन ओव्यूलेशन को प्रेरित करेगा। या अंडोत्सर्ग को प्रेरित करेगा। अंडोत्सर्ग को प्रेरित करेगा। ठीक है। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पुरुषों में क्या कार्य करेगा? सॉरी, इसके अलावा महिलाओं में उसके और भी कार्य हैं। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन महिलाओं में ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है, पहला कार्य। ठीक है। और दूसरा, ये ग्राफियन पुटक जो होता है उसको कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित करता है। ग्राफियन पुटक, अब ग्राफियन पुटक क्या होता है उसको एनिमल ह्यूमन डेवलपमेंट जब हम पढ़ेंगे उसके बाद में तब चर्चा करेंगे ये क्या होता है। ठीक है। ग्राफियन पुटक को कार्पस ल्यूटियम में चेंज करता है। ग्राफियन पुटक को कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटियम में चेंज करता है। ये दोनों काम हो गए कहाँ? महिलाओं में। पुरुषों में क्या करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पुरुषों में जो लेडिंग सेल्स जो होती हैं उनसे एंड्रोजन, लेडिंग सेल में लेडिंग सेल्स से एंड्रोजन या टेस्टेस्टेरोन को स्रावित करवाने में योगदान करती हैं। ठीक है। ये हार्मोन करता है। क्या करता है? पुरुषों में जो लेडिंग सेल्स होती हैं उससे टेस्टोस्टेरोन स्त्रावन को प्रेरित करता है। स्त्रावन को प्रेरित करता है। ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आने के लिए लगभग हर एग्जाम में जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट से चाहे आ जाए या फिर ग्लैंड से आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है LH हार्मोन और FSH हार्मोन के मेल्स और फीमेल्स में क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखिए, जो LH हार्मोन होता है वो महिलाओं में ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है। ठीक है। इट इंड्यूस द ओव्यूलेशन इन द फीमेल्स। और पुरुषों में इसके क्या कार्य, और दूसरा कार्य क्या होता है महिलाओं में कि जो ग्राफियन फॉलिकल होता है या फिर ग्राफियन पुटक जो होती है उसको कॉर्पस लुटियम में चेंज करता है। कौन? LH हार्मोन। अब ओव्यूलेशन क्या होता है, ग्राफियन पुटक क्या होता है, इन सबको हम ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे फर्दर स्टडी करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ओव्यूलेशन क्या होता है कि जो कार्पस ल्यूटियम होती है, जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डैमेज होती है तो उससे जो ओवम होता है जिसे हम अंड कोशिका कहते हैं, एगोनिथ यानी एन, ये अंड कोशिका जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तो कार्पस ल्यूटियम टूट जाती है और टूट करके जो ओवम होता है उसका सीक्रेशन होता है कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब में कार्पस ल्यूटियम से ओवम का रिलीज हो जाना ही ओव्यूलेशन कहलाता है। और इस ओव्यूलेशन को कौन कंट्रोल करता है? माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज कंट्रोल्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH हार्मोन के द्वारा महिलाओं में यह कंट्रोल किया जाता है। फर्दर क्या हुआ कि जैसे ही ग्राफिन पुटक, अब ये ग्राफिन पुटक टूट गई और टूट करके इसका क्या बना? कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम बनाने में भी किसका योगदान हुआ? LH हार्मोन का या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। ठीक है। किसके द्वारा स्रावित हो रहा है? ये भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा। पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग द्वारा स्रावित हो रहा है? पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा। पुरुषों में क्या काम होते हैं LH हार्मोन के? ये पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में कार्य करता है। पुरुषों में LH हार्मोन का कार्य होता है, ये लेडिंग सेल से एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्रावन को प्रेरित करता है, या ये कार्य हो गया। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं FSH, क्योंकि LH और FSH दोनों को हम क्या बोलते हैं? GnRH या गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन भी इनको हम बोलते हैं। चलो FSH देखते हैं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ये क्या हुआ? FSH ठीक है। FSH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ठीक है, तो ये महिलाओं में क्या कार्य करेगा, महिलाओं में क्या योगदान है इसका, महिलाओं में इसका योगदान है, ये सामान्य पुटक को ग्राफियन पुटक में परिवर्तित करता है, सामान्य पुटक को ग्राफियन पुटक में चेंज करता है। ठीक है, सबसे पहले जब फीमेल या फिर जो बच्ची होती है वो माँ के गर्भ में होती है तो उसमें छोटे छोटे क्या पुटक होते हैं, जैसे ही प्यूबर्टी आने तक या फिर ओव्यूलेशन से पहले तक वो पुटक विकसित होंगे। ठीक है, तो तब जो सामान्य पुटक होते हैं, जो फॉलिकल्स होते हैं, वो आगे डेवलप होंगे और डेवलप होकर के माय डियर फ्रेंड्स वो निर्माण करेंगे ग्राफियन फॉलिकल का, और उस ग्राफियन फॉलिकल के निर्माण में एक हार्मोन का योगदान होता है जिसे हम कहते हैं एफएसएच हार्मोन। ओके, ठीक है, और पुरुषों में अगर हम इसका कार्य देखते हैं एफएसएच का, तो सर्टोली सेल्स को पोषण, शुक्राणु को पोषण देने के लिए तैयार करती हैं। सर्टोली कोशिका आपको पता होगा कि जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, उसको पोषण कौन देता है, सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, तो सर्टोली सेल्स सर्टोली कोशिका को शुक्राणु को पोषण देने के लिए तैयार करती हैं, पोषण देने के लिए तैयार करता है। कौन सा, एफएसएच हार्मोन पुरुषों में, और महिलाओं में यह कार्य करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो भले ही। देने के लिए तैयार करता है, तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए धैर्य बनाए रखिए, मिलते हैं कल अगले एपिसोड में उसी जोश, उत्साह और उमंग के साथ में। तब तक आप सभी मस्त रहें, प्रसन्न रहें, आह्लादित रहें। ठीक है, थैंक यू।